अपडेट्स और न्यूज़ दोस्तों मैं लेकर के आ गया हूँ आज वाली वीडियो में। 2 दिन बाद ही एक और शो होने वाला है यामामोटो न्यूट्रिशन कप करके, और उसके बाद 22 तारीख को एक और शो होने वाला है लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो इन दोनों शोज़ के बारे में हम बात करने वाले, कौन कौन हमें इसमें देखने को मिलेगा, प्लस और सारे बाकी की अपडेट्स। दोस्तों यही वीडियो का टॉपिक है। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं और हार्डी शूपन के डेल्स की हम लोग बात करते हैं। यस, पहले हमारा अपडेट यहीं से स्टार्ट होगा। क्या हो रहा है, मतलब आजकल काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं हार्डी के डेल्स को लेकर के, और ये कह रहे हैं कि सस्पेक्टेड डेल्स हैं। वर्ड तो सस्पेक्ट का यूज़ कर रहे हैं पर कहना कुछ और चाह रहे हैं। चलो मैं वो बात बोल देता हूँ। क्या हार्डी के शोल्डर्स में सिंथॉल है? यस, यही बात बहुत लोग बोलना चाहते हैं। क्या वो ऑयल इंजेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके शोल्डर्स की अजीब सी शेप दिखा रहे हैं, काफ़ी पॉइंटेड से लगने लग गए हैं। अभी तो हाल ही में यही बात हो गई कि जजेस तक ने उनको डाउन मार्क किया है इस वजह से, क्योंकि उनके उन शोल्डर्स को देखते उन्हें लगा कि ये चीज़ सही नहीं हो रही। अब ये बातें उठ रही हैं, मुझे नहीं पता ये बात कहाँ से निकल के आई, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि जजेस ने ऐसा बोला है। मुझे नहीं पता कि इसमें एग्जैक्टली किसने क्या बोला है। और भी कंट्रोवर्सी हुई। पहले हम बात कर लेते हैं हार्डी के शोल्डर्स के बारे में। ऐसा ये दिखते क्यों है एक्चुअली में? क्या सही में सिंथॉल इंजेक्ट किया है? दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, सिंथॉल क्या चीज़ होती है। बॉडी बिल्डर्स तब लेते हैं जब वो स्टेज पे चढ़ने वाले होते हैं उससे कुछ समय पहले, ताकि उनको ऐसी लुक दे पाए जहाँ पर कि उनका वीक बॉडी पार्ट एक्सपोज होने वाला था, अभी वो थोड़ा सा कम वीक लगे और वहाँ पर साइज़ ज़्यादा लगने लगे उस ऑयल को इंजेक्ट करने से। ये एम होता है कि हाँ भाई, वहाँ पर उसका साइज़ थोड़ा बढ़ाया जा सके। एक टेम्परेरी चीज़ है ये, आप इसको पूरे साल तो इंजेक्ट डेफिनेटली नहीं कर सकते हो। पर हम लोग ऐसा देखते हैं जब हार्डी शूपन वेट ट्रेनिंग तक कर रहे होते हैं ना, तब भी उनके शोल्डर्स वैसे ही दिखते हैं जैसे कि इसमें दिख रहे हैं, वो नौकीले से, वो पॉइंटेड से। अब वेट ट्रेनिंग करते वक्त कोई डेफिनेटली सिंथॉल इंजेक्ट नहीं करेगा। एक ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो उस लेवल पे compete कर रहा है वो तो नहीं। एब्यूज़र्स तो हर वक्त करते हैं, उनको तो मतलब चाहिए ही, ताकि वो वॉल्यूमाइज करते रहे उस मसल को। हालांकि ये नहीं पता होता कि उसकी वजह से ऑक्सीजन कम मिल रही है, न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, एट द एंड वो श्रिंक होने लग जाती है। पर वो तब भी वो वॉल्यूमाइज करने के चक्कर में सिंथॉल देते ही रहते हैं। और वेट ट्रेनिंग करते वक्त अगर आप सिंथॉल इंजेक्ट करके ऐसा करोगे, ऑक्सीजन मसल को कम मिलती है, अरे उस टाइम तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, और ज़्यादा मसल को ऑक्सीजन चाहिए। तो इसीलिए एक बॉडी बिल्डर इस रैंकिंग तक अगर पहुँच रहा है, इतनी अच्छी फिजिक दिखा रहा है, वो सिंथॉल लगा करके तो नहीं पहुँच रहा होगा। जहाँ तक बात है ऐसे शोल्डर्स उनके दिखते क्यों हैं, जब तीनों हेड्स बराबर से डेवलप नहीं होंगे ना, और ख़ासतौर से वो आगे वाला फ्रंट डेल्ट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो साइड डेल्ट डेफिनेटली ओवर पावर करेगा और ऐसी शेप दिखने लगेगी। कुछ ऐसी शेप ना, पता है, बिग रैमी के शोल्डर्स में भी दिखती है, पर आपने इतनी नोटिस इसलिए नहीं करी होगी क्योंकि रैमी की फिर भी शोल्डर्स की मसल्स ओवरऑल थिक है हार्डी शूपन के मुकाबले, तो उतना नहीं लगता। लेकिन रैमी का भी आपको पता है साइड डेल्ट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है हार्डी की तरह से। लेकिन फ्रंट डेल्ट जब मैं देखता हूँ दोनों ही एथलीट्स के, ऐसे लगते हैं कि उतने ज़्यादा डेवलप नहीं। जैसे ब्रैंडन के शोल्डर्स देखो, गोल दिखते हैं ना एकदम, फिल हीथ के गोल दिखते हैं, विलियम बुनैक के राउंड, हार्डी के नहीं दिखते तीनों हेड्स, क्योंकि उतने अच्छे से डेवलप नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत लोग होंगे जो मेंस फिजिक की तैयारी करते होंगे, और वो लोग डेफिनेटली ये तो जानते होंगे कि अपने साइड डेल्ट को कैसे फ्लेक्स करना है। जो लेटरल हेड है, लेटरल हेड को कैसे टाइट करा जाए। ऐसा करने पर आपको ये चीज़ पता लगती होगी कि फ्रंट हेड कहीं ना कहीं दब रहा है, और वो पॉइंटेड शेप आपको भी नज़र आती होगी। ये सिर्फ वो लोग बात समझेंगे जो कि तैयारी कर रहे हैं, या तो मेंस फिजिक की या कोई बॉडी बिल्डिंग शो की, या फिर जिनको जिम जाते हुए एक अच्छा टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए, और उनको पता है कि मसल्स को किस तरीके से फ्लेक्स करना है एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की। तो वो शोल्डर्स आपके कुछ ऐसे दिखने लगेंगे जैसे हार्डी शूपन के दिखते हैं। मैंने मेंस फिजिक की बात क्यों करी, क्योंकि मेंस फिजिक में ज़्यादातर एथलीट्स साइड डेल्ट पे फोकस करते हैं, बिकॉज वो ऊपर से वाइड लुक चाहिए, ना उतना फ्रंट डेल्ट पे फोकस रहता है ना रियर वाले पे। खैर ब्रेंडन हेंड्रिक्सन की बात छोड़ो, इनके तीनों हेड्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, इसलिए आपको वो साइड वाला हेड ना दिखेगा नहीं अलग से पॉप होता हुआ। तो इसलिए दोस्तों फ्रंट डेल्ट की बहुत अहमियत होती है, और मैं मान के चल रहा हूँ वही लोग इस बात को मेरी समझ पाएंगे जो लोग एक्चुअली में ट्रेनिंग करते हैं। जो अभी नए जिम जा रहे हैं या जो लोग फ्लेक्स नहीं कर पाते उस हेड को, वो नहीं समझेंगे, उनको कुछ ये इलॉजिकल सा ही मेरा रीजनिंग लगेगा। अभी कोई अगर सिंथॉल हर वक्त इंजेक्ट करता है ना, उसका वो ना मसल ख़राब ही होने लग जाएगा, वो लुक उसकी परमानेंट नहीं रहेगी। हार्डी तो बहुत सालों से ऐसे दिखते आ रहे हैं, ओलंपिया में भी ऐसे दिखते थे 2019 में, जैसे हम देखते थे नेसल एल्सेनबाटी वगैरह। 90s के एथलीट्स एक्चुअली में यूज़ करते थे, टॉप एथलीट्स होने के नाते वो तब भी यूज़ करते थे, क्योंकि तब ऐसा था कोई नई चीज़ आई यूज़ कर डाली। ग्रोथ हार्मोन आया, चलो लगाते हैं। डायरेटिक्स इतना लगाते थे स्टेज पे क्रैम्प खा जाते थे। आज कितने कम बॉडी बिल्डर्स हैं जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो क्रैम्प खाते हैं या फिर डायरेटिक्स यूज़ करते भी हैं, बहुत कम यूज़ हो गया। पहले क्या था ना, हर चीज़ नई नई आती थी, यूज़ करते थे, और उतनी स्मार्टनेस थी नहीं, बिकॉज वो चीज़ें नई नई हो रही थी, पहली बार हो रही थी। आज कोचेज़ वगैरह को इतना एक्सपीरियंस हो गया है इन चीज़ों का, क्या साइड इफेक्ट्स है और इफेक्ट्स। आज अगर कोई सिंथॉल यूज़ करता है ना,
पता भी नहीं लगेगा एक्चुअली में कि उसने कहाँ पर इंजेक्ट किया है। तो इसलिए हार्डी की लुक हमेशा से ऐसी ही रही है। ये चीज़ देखते हुए मैं यहाँ पर ये नहीं मानूंगा कि उन्होंने सिंथॉल इंजेक्ट किया है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर इम्प्रॉपर बैलेंस को बोलूँगा कि शोल्डर्स में जो हमें दिखाई देता है, इसी वजह से वो ऐसे हैं। आने वाले टाइम में ये लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हार्डी की वो शोल्डर्स में एक थिकनेस आए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बैलेंस आए, तभी वो राउंड फुल लुक दिखा पाएंगे अगले साल। बाकी दोस्तों अब अगर बात करी जाए कंट्रोवर्सी की, तो डेव पुलम्बो ने हार्डी शुपन के शोल्डर्स के लिए बोला था कि कुछ दिक्कत लग रही है। 1-2 महीने पहले की बात होगी और हार्डी को ये चीज़ बुरी लग गई थी। उन्होंने कहा बोलने वाले बोलते रहेंगे। पर अभी हाल ही में हैनी रम्बॉट ने ये बात बोली कि क्योंकि एक ऐसा माहौल बना दिया था डेव पुलम्बो ने, आरएक्स मसल ने, कि हार्डी के शोल्डर सस्पेक्टेड है, उनमें ऑयल है, वो चीज़ जजेस को वहाँ पर इम्पैक्ट कर रही थी और जजेस ने इसलिए डिसीजन पे 3rd पे हार्डी को डाल दिया क्योंकि उनको लग रहा था एक अननेचुरल लुक है। अदरवाइज जजेस उनको ठीक से जज करते और फर्स्ट पे भी शायद डाल देते या 2nd पे। तो हैनी रम्बॉट ये मानते हैं कि हार्डी की जो पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ हुई है उसमें उनका हाथ है, आरएक्स मसल के ओनर का, जो कि मुझे एक बहुत ही अजीब सी बात लगी। है नहीं ऐसी बात बोल रहे हैं, मतलब एक यूट्यूबर के ओपिनियन से कब से जजेस अपना ओपिनियन बनाने लग गए। इतना फ़र्क पड़ता है ओलंपिया के जजेस को जज करते हुए कि हाँ भाई इसके बारे में ये बात उनको मतलब सामने नहीं दिखाई दे रहा कि एक बॉडी बिल्डर ने सिंथॉल इंजेक्ट किया है या वो अननेचुरल लुक है या उसकी शेप ही ऐसी है। वो चीज़ वो नहीं समझ पा रहे, वो ओलंपिया के जजेस हैं, उनको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए। तो वो कब से यूट्यूबर्स को देख के अपना ओपिनियन बनाने लग गए, ये मुझे अजीब लगा। पर हैनी रम्बॉट का ये कहना है तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी उनकी तरफ से लॉजिकल लगी। बाकी आप लोग बताओ आपका क्या मानना है हार्डी के शोल्डर्स के बारे में, आप क्या सोचते हो? ये तो मेरा ओपिनियन था, आप क्या रखते हो आप बताना। दोस्तों अगले अपडेट की हम लोग बात करते हैं। 17 तारीख को होने वाला है सैन मैरिनो प्रो, एक शो जिसमें कि कम्पीट कर रहे हैं इस बार रोली विंकलर, नाथन आशा और सैमसन दौदा। बाकी दोस्तों इसमें कुल मिला के 15 एथलीट्स है, लेकिन टॉप 3 नेम्स तो यही है। अभी देखो नाथन का तो बहुत ही बढ़िया करियर चल रहा है बॉडी बिल्डिंग में, जबकि उनका नाम वाम ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बताया ओलंपिया से तो बाहर खेलते हैं। पर जहाँ तक है उनका ये तीसरा शो होगा इस साल में जिसको कि वो जीत जाएंगे। डेफिनेटली रोली विंकलर क्योंकि उस लेवल पे नहीं है, सैमसन दौदा पे उतनी ज़्यादा मसल्स नहीं है, तो नाथन का मुझे लगता है तीसरा शो होगा। जीतने के पर्पज़ से कह रहा हूँ, वैसे तो तीसरा ही है हमें पता है। वैसे अभी आपको बता दूँ ये ओलंपिया के लिए अगले साल के लिए क्वालिफाइड है क्योंकि इन्होंने हाल ही में 2 अक्टूबर वाला शो खेला था बर्मिंघम वाला, आर्नोल्ड यूके। अगले साल की इन्होंने क्वालिफिकेशन ले ली। तो वो टॉप 5 वालों को छोड़ दो इस बार के ओलंपिया में जो आए थे, लेकिन सबसे पहले एथलीट फिर यही बने हैं जो कि अगले साल ओलंपिया में क्वालिफिकेशन ऑलरेडी ले चुके हैं। बात करूँ सैमसन दौदा और रोली विंकलर, मुझे लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि रोली सैमसन तक से हार जाए, वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि रोली का मैंने वर्स्ट के सिनेरियो प्रेडिक्ट करा था 11वीं प्लेसिंग और उनकी वही लगी। पर मुझे अब ये लगने लग गया है कि रोली जिस तरह से ख़राब आए थे ना इस बार के ओलंपिया में, इतने ब्लोटेड आए थे, आई थिंक इस वाले शो में बेहतर आएंगे। और मास क्योंकि रोली की फिजिक में ज़्यादा है, जजेस ज़्यादा देखते ही हैं मास को बॉडी बिल्डिंग डिवीजन में, तो इसलिए भी रोली यहाँ पर 2nd रह सकते हैं। मुझे लगता है रोली इसमें 2nd रहेंगे और 3rd पर पैट्रिक आएंगे। हाँ पैट्रिक भी आ रहे हैं इसके अंदर में, अभी मैंने देखा तो पैट्रिक मोर देखते हैं क्या करते हैं परसों वाले कॉम्पिटिशन में। पैट्रिक एक अच्छा चैलेंज दे सकते हैं, लेकिन विंकलर को पता नहीं खा पाएंगे, मतलब उनको हरा पाएंगे कि नहीं ये नहीं मालूम। पर सैमसन दौदा और पैट्रिक मोर की टक्कर मुझे लगता है अच्छी होगी, तो लाइनअप इसका भी मतलब सही हो गया अभी यामामोटो का। इसके बाद दोस्तों अगले शो पे और अगले अपडेट पे दोनों पे चल लेते हैं साथ साथ। ये शो है लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो कि होने वाला है 22 से 24 तारीख के बीच में, तो ये मान के चलो हमें यहाँ पर 25 को देखने को मिल जाएगा। नेवाडा में होगा। शो का लाइनअप सही है। इसके अंदर compete कर रहे हैं सबसे पहले हमारे फेवरेट मैक्स चार्ल्स और सेड्रिक मैकमिलन आने वाले हैं, जो कि पिछले साल हमने उनको देखा था मार्च में आर्नोल्ड खेलते हुए, लगभग 1.5-2 साल बाद दिखाई देंगे अब जाके इंजरी के बाद। इसके बाद इसमें आते हैं रीगन ग्राइम्स और चौथे नंबर पर आते हैं सर्जियो ओलिवा जूनियर। तो ये 4 एथलीट्स के बीच में होने वाला है। यार हसन मुस्तफ़ा को नहीं बुलाया यार इन्होंने, मैं मिस करूंगा उनको सीरियसली, और आप लोग भी करोगे मैं जानता हूँ। फिलहाल सर्जियो का ये कहना था दोस्तों आर्नोल्ड के बाद कि मैंने ना उतना कभी कम्पीट ही नहीं किया अपने करियर में, स्पेशली प्रो बनने के बाद। तो अब वो उसके बाद लाइन लगाने वाले हैं शोज़ खेलने की। अभी ये खेलेंगे फिर अगले साल आर्नोल्ड में और लगातार खेलते खेलते चले जाएंगे, ओलंपिया की क्वालिफिकेशन ले लेंगे। मुझे लगता है अभी तक जो काम मैक्स चार्ल्स ने करा था 2020 में, इस साल वो काम करा हसन मुस्तफ़ा ने, अगले साल सर्जियो की बारी। नहीं खैर सर्जियो ज़्यादा बेहतर प्लेयर है, एक अच्छी पोजिंग करते हैं, प्लस अच्छे से कंडीशन भी होकर के आते हैं, और अभी तो काफ़ी बड़े हो गए, 287 पाउंड्स के थे दोस्तों लास्ट आर्नोल्ड में। और सर्जियो भी एकदम मतलब वाटर बैग बने हुए थे। उन्होंने बताया उनकी बॉडी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है, इसलिए बहुत ब्लोटेड थे। आई थिंक इसमें अच्छे आएंगे वो। और देखो चांसेस मुझे अभी क्या लगते हैं, सेड्रिक आ रहे हैं दोस्तों 1.5 साल बाद, वो भी इंजरी से उभर के।
इतिहास गवाह है कि इंजरी के बाद एक बॉडी बिल्डर कभी भी वैसा नहीं दिख पाता। और सेड्रिक में अगेन वो चीज़ भी उतनी हमें नहीं दिखती, एक जो जोश है जो आज के प्लेयर्स में हमें ज़्यादा दिख जाता है, हंटर में या फिर निक वॉकर में। तो सेड्रिक का मुझे चांस अब कम लगने लग गया इस वाले शो को जीतने का। ऑल तो जेनेटिक वाइज वो टॉप पे हैं, उनको वैसे आप नहीं हरा सकते अगर वो पीक कर जाते हैं तो। पर मुझे लगता है अभी उनमें ना कई सारे आपको फ्लॉज दिखेंगे, बहुत टाइम बाद आ रहे हैं ना, देखते हैं क्या करते हैं। मैं तो ये चाहूँगा अच्छा करे, पर इनफैक्ट यहाँ पर एक प्रैक्टिकल अगर सोच लेकर के चलूँ, मुझे लगता है उनके लेग्स में साइज़ कम दिखेगा और बॉडी में कहीं और पे भी फ्लॉज दिखेंगे। वहीं सर्जियो की अगर बात करूँ, वो टॉप कर रहे हैं, पीक पे चल रहे हैं अपने करियर में, 287 पे बढ़ गए, ब्लोटेड थे पर अभी और श्रेडेड अगर आ गए शो जीत जाएंगे। मैक्स चार्ल्स कंप्लीट नहीं है, उतने जजेस की प्रेफरेंस पे नहीं रहते। रीगन ग्राइम्स 15वीं नंबर ओलंपिया में लेकर के आए, तो डेफिनेटली उनका तो पता है क्लासिक फिजिक वो कैरी करते हैं विदाउट हार्डनेस, तो शो को कैसे जीतेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है टॉप में यही तीनों रहेंगे। आई थिंक सर्जियो फर्स्ट पे आ सकते हैं, सेड्रिक सेकंड पे, मैक्स चार्ल्स थर्ड पे, चौथे पे शायद रीगन चले जाए। और कोई है नहीं, हो सकता है ऐड हो जाए हसन मुस्तफ़ा, हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे और इसके अंदर दिख जाए। नहीं, लेकिन कोई अच्छा प्लेयर और भी होना चाहिए, तो मज़ा आएगा। शो का लाइनअप डीप हो सकता है क्योंकि यूएस का शो है, तो यूएस के एथलीट्स हमें दिखाई दे सकते हैं जो अभी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। कौन कहता है दोस्तों बॉडी बिल्डर्स में ताकत नहीं होती। अभी हाल ही में किंग कमाली ने अपनी ताकत का सबूत दिया है। एक वुमेन की उन्होंने जान बचाई, एक विक्टिम जो कि कार के अंदर वो फंसी हुई थी, और किंग कमाली ने देखा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, कार उल्टी पड़ी है, उन्होंने कार उतनी उठा दी कि उस विक्टिम का वहाँ से हाथ वो निकल जाए, दरवाज़ा तोड़ा, उसके अंदर गए, उनको बाहर निकाला और फिर हॉस्पिटल लेकर के गए। तो उन्होंने सही में एक लेडी की जान बचाई और ये बहुत बड़ी बात है। अभी उनका काफ़ी इस वजह से नाम हो रहा है, अच्छी बात है। वो कहते थे मैं मानता नहीं था कभी भी कि ये जो पैनिक मोड में एकदम अचानक से इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है ना, क्योंकि एक वुमेन ने भी ऐसा करा था, एक बच्चे की जान बचाई थी, अपने बच्चे की, जब उसने देखा कि वो कार के नीचे दब गया, उसने कार ही उठा दी थी। तो कैसे हो सकता है किसी को समझ नहीं आया, लेकिन किंग कमाली भी इस चीज़ पे नहीं मानते थे। पर ऐसा जब हुआ ना, उन्होंने बताया कि नहीं, हाँ ये होता है, ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में आ जाता है और एकदम से हमारे अंदर ऐसी ताकत आ जाती है जो हम खुद भी नहीं जानते। एडी हॉल का याद है दोस्तों, उन्होंने बोला था मैं कभी भी लाइफ में 500 किलो उठा ही नहीं सकता था। उन्होंने वही वाली चीज़ दिमाग में सोची और अपने बच्चे को उन्होंने इमेजिन किया कि उसके ऊपर से उनको गाड़ी उठानी, तब जाके वो 500 किलो पुल कर पाए थे, अदरवाइज वो कभी नहीं कर सकते थे। तो होती है ताकत हम सब में, लेकिन जिम के अंदर हम डेफिनेटली उतनी नहीं दिखा पाते अचानक से, लेकिन जब पैनिक मोड आ जाता है तो हम ऐसा कर बैठते हैं। अगला अपडेट दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों दोनों फ्लेक्स की, मतलब मेरा है इससे फ्लेक्स लुइस और फ्लेक्स व्हीलर से। दोनों ओलंपिया में नहीं आए, दोनों के पीछे एक ही रीज़न था, कोविड का। एक को कोविड हो गया था अनफॉर्चुनेटली, फ्लेक्स व्हीलर को, तो वो नहीं आ पाए। फ्लेक्स लुइस ने कोविड का सेकंड इंजेक्शन लिया तो वो उससे बीमार हो गए, वो नहीं आ पाए। तो दिक्कत दोनों को कोविड की वजह से ही हुई और दोनों ही फ्लेक्स को हमने इस बार मिस किया। और फ्लेक्स लुइस ने तो फिर भी देख लिया ओलंपिया, फ्लेक्स व्हीलर तो देख ही नहीं पाया, हॉस्पिटल में कनेक्शन ही नहीं आ रहे थे। तो ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि तो ओलंपिया में जाते हैं हर साल। फ्लेक्स लुइस ने आज तक कोई ओलंपिया मिस नहीं किया, फ्लेक्स व्हीलर ने भी आई थिंक नहीं किया होगा। तो इन लोगों के लिए बड़ी बात है, हम लोगों को तो ऑनलाइन ही हमें क्या ही। चलो यहाँ पर दोस्तों आते हैं फ्लेक्स लुइस की तरफ से एक सबसे बड़ी न्यूज़। I got the pay-per-view. That's something I think the Olympia need to really address next year. The pay-per-view kept on going on and off. तो इसका मतलब बड़े बड़े एथलीट्स भी परेशान थे पेपर व्यू से, लेकिन ये मेन न्यूज़ नहीं थी। मेन न्यूज़ तो ये थी, This is the Mr. Olympia, and you have people who are hiring coaches that are putting them on stage, and they look like dog shit. No offense. It's सबसे अच्छा लगता है जब इंसान कोई नो ऑफेंस बोल करके सब कुछ वो बोल देता है जो उसको नहीं बोलना चाहिए। नहीं, यहाँ पर ये बात एक्चुअली कर रहे थे कि ओपन क्लास के बॉडी बिल्डर्स कितने ऑफ आते हैं और आपको रेडी होना चाहिए बिल्कुल उसी कंडीशनिंग में जहाँ जैसे डोरी नेट्स हुआ करते थे। फ्लेक्स ने डोरी नेट्स का जिक्र करा। आज के टाइम पे ये अभी भी कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं फ्लेक्स लुइस, और ये कहते हैं कि हम जब 212 में होते हैं ना तब ज़्यादा कंडीशन लोग आते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि 212 वालों को अपना वेट कम करना पड़ता है। जैसे डायरेक्ट 250 पाउंड्स पे थे और 212 पे आए, तो सबसे पहले तो आपको उस वेट लिमिट में आना है। दूसरी बात, फिर आप श्रेडेड भी आने की पूरी कोशिश करते हो। अब यहाँ पर पॉइंट को समझो। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट 225 से नीचे आ ही नहीं सकते थे, 212 पर आने के लिए क्या करेंगे, मसल लूज़ करनी पड़ेगी उनको। खैर उसकी वजह से उनकी हार्डनेस भी लूज़ होगी, इसलिए 212 पे उतने अच्छे नहीं लगेंगे जितना 225 पे लगते हैं। लेकिन वो हमारा पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि उनको मसल तो लूज़ करनी पड़ गई, इसका मतलब फैट तो वो लूज़ कर ही चुके जितना कर सकते हैं, उसके बाद और कुछ बचा नहीं था, इसलिए उन्होंने मसल लूज़ करी। तो इसीलिए यहाँ पर बॉडी बिल्डर्स को 212 वालों को इतना ज़्यादा लो बॉडी फैट पे आने की एक आदत पड़ जाती है, या फिर वो उसी तरीके से हमेशा कम्पीट करते हैं अपने करियर में। And I revert back to the 212 because 212 is all about making a weight cut. So not only are you trying to make the weight cut, but you're competing for conditioning. And somewhere along the lines in the open class, you know, there's guys who are just way off, you know, oh, big Rami's 300 and something pounds and, you know, I've got to come in big and full. It's like, play your game. तो इन्होंने यहाँ पर रैमी को एक तरह से टारगेट किया है, पर एग्जैक्टली सब कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि ऑब्वियसली वो मिस्टर ओलंपिया है और उन्होंने रैमी को एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। पर यहाँ पर बात होनी चाहिए हार्डी शिपन की, और फ्लेक्स ने की।
उन्होंने बताया कि हार्डी इसीलिए इतने कंडीशन आते हैं क्योंकि वो 212 के एथलीट रह चुके हैं पास्ट में। एक और मैंने चीज़ देखी है, बोनैक भी दोस्तों 212 से ही आए हैं और वो भी हमेशा कंडीशन आते हैं, तो शायद फ्लेक्स लुइस की बात उतनी भी इलॉजिकल नहीं है। Namely, Hardy. Let's look at Hardy. Came in conditioning absolutely bananas, and that's a guy obviously I stepped on stage with. 212 again. 212 again. और हाँ, फ्लेक्स को भी ब्रैंडन ही अच्छे लगे प्री जजिंग में। Coming out of prejudging, I was leaning more on Brandon. बाकी मैं चाहूँगा दोस्तों आप इनका पूरा ये वीडियो देखो ताकि आपको एक्चुअल पता लगे, क्योंकि कट कर करके ना कई बार गलत परसेप्शन भी दिमाग में चला जाता है। अगर आप ओरिजिनल वीडियो क्लिप देखते हो तो आपको सही में सही से बात समझ आएगी ये क्या कहना चाह रहे थे। फिलहाल इस वाले वीडियो में मेरा यही बताने का मकसद था कि इन्होंने यहाँ पर 212 की कंडीशनिंग ज़्यादा अच्छी क्यों होती है ओपन से आज के टाइम पर, इस चीज़ का रीज़न दिया। और अगले साल फ्लेक्स लुइस भी आने वाले ओलंपिया में, देखते हैं कोई और प्रॉब्लम इनके साथ ना आ जाए। बाकी फ्लेक्स व्हीलर तो अब आई थिंक कोविड से रिकवर हो ही चुके हैं और ये भी कोविड की इंजेक्शन से रिकवर हो चुके हैं। फिलहाल दोस्तों यही थे सारे के सारे आज के अपडेट्स। आप बताना आपका क्या सोचना है। बाकी टॉप 4 का मैं कंपैरिजन सोच रहा हूँ एक बार इनका एनालिसिस करने का। आप बताओ आप क्या कहते हो उसमें। बस मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।